गेस्ट हमारे बीच आ चुके हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी हमारे बीच आ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। और मैं चाहूंगी कि जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हमारे एडिटर रमेश चंद्रा सर एक बार फिर से स्टेज पर आए और मंत्री जी का सम्मान करें। भाजपा में लंबा करियर रहा है और विधायक से लेकर मंत्री तक का सफर इन्होंने तय किया है। देशभक्ति का जज्बा पिता की तरह बचपन से ही था इनके अंदर और सेना में भी ये भर्ती हुए। हालांकि लंबे वक्त तक इन्होंने सेवाएं नहीं दी, लेकिन फिर सक्रिय राजनीति में आ गए और इनका कद इस तरीके से लगातार बढ़ता गया कि मौजूदा वक्त में ये कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। कई विभाग इनके जिम्मे हैं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन किस तरीके से आगे उत्तराखंड को ले जाना है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी राम मोहन शर्मा। राम, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या आपका। और अब एक ऊर्जावान व्यक्तित्व हमारे सामने है। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री से आप रूबरू हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मंच पर। पहला प्रश्न तो यही है कि आप उस जगह से विधायक हैं जिस जगह सब लोग घूमने जाना चाहते हैं, तो एक विधायक के तौर पे और चूंकि मंत्री पद भी मिला, तो क्या सुविधाएं मसूरी में डेवलप हो रही हैं, क्या और आगे बढ़ा रहे हैं आप? देखिए मसूरी, सर माइक, को पहाड़ों की राजधानी है और पहाड़ों की रानी भी कहते हैं इसको। और मुझे 10 साल मसूरी की सेवा करते हो गए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 साल मुझसे पहले वहां पर कांग्रेस के विधायक रहे। आज मसूरी के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है जाम की है, पार्किंग की है। एक 32.5 करोड़ की लागत से किंगटेट में हम पार्किंग हमारी बनकर तैयार हो गई है, जिसका लोकार्पण 10 दिन के अंदर हम करने वाले हैं। एक पार्किंग हम 0 पॉइंट पर मल्टीपल पार्किंग हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें 800 गाड़ी हम खड़ी करेंगे, उसका भी शिलान्यास हम इसी वहाँ करने जा रहे हैं। दूसरी, अगर आप लाइब्रेरी में गए होंगे, मसूरी गए होंगे, तो लाइब्रेरी का एक बॉटल नेक है जहाँ पर अक्सर जाम लगा रहता है। जी, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय गडकरी जी का, भी उनसे मिलकर आया था। एक टनल हम बनाने जा रहे हैं जिससे हमारे उत्तरकाशी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनको मसूरी आना पड़ेगा। और 837 करोड़ की योजना हमने स्वीकृत कराई है, जिसके बनने के बाद और दिसंबर लास्ट में गडकरी जी ने मुझे उसके लिए समय दिया है। तो मसूरी की जाम की, क्योंकि अक्सर टूरिस्ट वहाँ पर आता है और जाम की जब समस्या देखता है तो कहता है यार क्या करूँ मसूरी जाके, वहाँ तो जाम लगता है। तो मेरी प्रायोरिटी ये थी, इस पर हमने काम किया है। दूसरा, सीजन में लाखों टूरिस्ट हमारा मसूरी में होता है। अभी एक बार शायद आपको ध्यान होगा, 2-3 साल पहले की बात है, 2.5 साल पहले की बात है, शिमला में टूरिस्ट ने जाना बंद कर दिया था। होटल में बोर्ड लग गए थे, यहाँ पानी की समस्या है कि आप मत आइएगा, हमारे यहाँ पानी नहीं है। उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि मैं मसूरी के लिए पानी लाऊंगा। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी जी का, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। जब वो मसूरी आए, मैंने उनसे निवेदन किया, आज 144 करोड़ की पेयजल योजना यमुना से हम पानी लेकर मसूरी आ रहे हैं। आने वाले 40 साल तक मसूरी की जो पेयजल की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। दूसरा, मसूरी जब टूरिस्ट आता है तो मसूरी की माल रोड में घूमता है या केम्प्टी फॉल जाता है। आज हमने जॉर्ज एवरेस्ट 23.5 करोड़ की लागत से टूरिज्म के माध्यम से उसका हम संतुलन किया है। शीघ्र उसका हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। आपको देहरादून से ही दिखाई देगा कि जॉर्ज एवरेस्ट कहाँ पर है। वहाँ पर एक म्यूजियम भी हम बनाने जा रहे हैं। तो लगातार इस दिशा में। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाएं। आज मसूरी के अंदर कांग्रेस के शासनकाल में एक हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ था और 10 साल तक उसमें कोई काम नहीं हुआ था। आज मसूरी के अंदर आईसीयू हमने बनवा दिया है, मसूरी के अंदर ऑक्सीजन प्लांट हमने लगवा दिए हैं। और कोरोना के समय में जब यहाँ पर बेड नहीं, हम मसूरी तक हमने यहाँ से पेशेंट भेजे हैं, ये काम हमने वहाँ पर किए। और सबसे बड़ी बात, मसूरी की जनता के बीच में उपलब्ध रहना। मुझसे पहले लोग पूछते हैं कि ये विवेकाधीन कोष क्या होता था, किसी को मालूम ही नहीं था कि किसी के इलाज मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी होते हैं। आज मैं 10 साल के अंदर 1596 लोगों के इलाज विवेकाधीन कोष से करा चुका हूँ।
तो ये चीजें ऐसी थी कि पहले विधायक कहीं दिखाई नहीं देते थे। अगर मसूरी में कोई घटना घटती है तो 40 मिनट के अंदर में गणेश जोशी देहरादून से वहां पहुंचा होता है, चाहे छोटी घटना हो चाहे बड़ी घटना हो। तो ये काम मैंने वहां पर किया है। ठीक, एक बड़ा जो लक्ष्य था भारतीय जनता पार्टी का, जो सैनिक हमारे देश के लिए बलिदान होते हैं, सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, उनके सम्मान में एक यात्रा आप लोगों ने निकाली। बस वही यात्रा से अभी आ रहा हूं मैं। अलग अलग पड़ाव हैं उसके। मैं भी टीवी से आ रहा हूं भी। बिल्कुल अलग अलग उसके पड़ाव हैं। इसको किस तरह का रिस्पांस प्रदेश में मिल रहा है? देखिए, शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है जी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा, क्योंकि 76 से लेकर 83 तक 7 साल मुझे भी देश सेवा करने का मौका मिला। 47 हुआ, 62 हुआ, 65 हुआ, 71 हुआ। देश की सीमाओं पर तो हमारे जवान रोज शहीद होते हैं, लेकिन किसी ने कभी शहीद के सम्मान की चिंता नहीं की। लेकिन वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, कारगिल का युद्ध हुआ, पहली बार जो जवान हमारे देश की सीमा पर शहीद हुए, उनका पार्थिव शरीर तिरंगे झंडे में उनके पैतृक गांव भेजा गया। पूरे सैनिक सम्मान के साथ दाह संस्कार किया गया। उनके परिवार की चिंता की गई, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप उनको दिए गए। ये एक परंपरा बन गई। ये शुरुआत अगर की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, तत्कालीन वाजपेयी जी की सरकार ने की। उससे आगे मैं कहना चाहूंगा, 1972 से हमारे पूर्व सैनिक वन रंग वन पेंशन की मांग कर रहे थे। कांग्रेस लगातार सत्ता में थी। जब सत्ता से कांग्रेस बाहर जा रही थी, एक 500 करोड़ का पैकेज का झुंझुना छोड़ दिया कि इससे हम वन रंग वन पेंशन लागू करेंगे। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी का। जब रेवाड़ी में जनरल वीके सिंह ने बीजेपी की संस्था ग्रहण की थी, उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि आप वन रंग वन पेंशन लागू करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने वन रंग वन पेंशन लागू की। 20,400 करोड़ इसमें खर्च हुए। क्योंकि आज मैंने जब एक सैनिक से पूछा कि तुम्हारी पहले पेंशन कितनी थी, उसने कहा 1,300 रुपए। मैंने आज कितने मिलते हैं, कहने का 44,000 रुपए। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये शहीदों का सम्मान है। और जहां तक आपने शहीद सम्मान यात्रा की आप बात कर रहे हैं जी, हमने पूरे प्रदेश के अंदर 1734 शहीद परिवारों को चिन्हित किया है। उन घरों की पवित्र मिट्टी एक कलश में लेकर हम आ रहे हैं। एक सम्मान पत्र, ताम्रपत्र उनको दे रहे हैं। और 13 तारीख को गुनियाल गांव में जहां पर ये बन रहा है, उस पवित्र मिट्टी से वहां पर भूमि पूजन होगा। क्योंकि देखिए, मैंने कहा ना कि शहीदों को, शहीद की कोई जाति नहीं होती, शहीद का कोई धर्म होता, शहीद तो देश के लिए शहीद होता है। इस भावना के साथ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब यहां पर आए थे, उन्होंने कहा था कि बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री 4 धाम यहां पर हैं, 5वां धाम सैन्य धाम यहां पर होना चाहिए। क्योंकि देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। मैं फौज में था, मेरे पिताजी फौज में थे, मेरे 5 भाई फौज में थे, मेरे चाचा जी फौज में थे। किसी न किसी का कोई ना कनेक्शन फौज से है। इसलिए हम सैन्य धाम, शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम यहां पर बनाने जा रहे हैं। उसमें म्यूजियम होगा, उसमें थिएटर होगा, उसमें अमर जवान ज्योति होगी। सभी शहीदों के चित्र पूरे विवरण के साथ उसमें लगे होंगे, ताकि हमारी भावी पीढ़ी उससे प्रेरणा ले सके। और लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से गारंटेड पिक्चर्स को हम उसमें दिखाएंगे। और भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, अगर आपको ध्यान होगा। एक बाबा जसवंत सिंह की, जिन्होंने अकेले 300 चाइनीज को मारा था, 72 घंटे तक उसमें ऊपर एक पिक्चर ही बनी है। और सिक्किम में मुझे भी वहाँ रहने का मौका मिला है, बाबा हरभजन सिंह की। उन दोनों के मंदिर उसमें मना रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी हम यात्रा में जा रहे हैं, अभी मैं 10 जिलों में इस यात्रा को कर चुका हूँ। इस प्रकार का भी मैं एक मेजर अलाउद्दीन के परिवार में, जब मैं उस परिवार की मिट्टी लेने के लिए मैं गया, उस शहीद की बहन, उसकी माँ, उसके परिवार के लोग मेरे से चिपट कर रोने लग गए कि वास्तव में आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस शहीद का सम्मान करना, उसके परिवार की चिंता करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और एक काम हमने और किया है। देखिए, जब कोई जवान शहीद होता है तो कुछ दिन तक तो लोग उसके घर में जाते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा नारा लगाते हैं, और बाद में भूल जाते हैं। हमारी सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने फैसला किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जो जवान शहीद होगा,
उसके परिवार के, चाहे वो मिलिट्री का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी, उसके संगामी की सरकार करेगी। ये काम हमारी सरकार कर रही है। काम जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं, बड़ा पुनीत काम है और सरकार कोई भी हो उसको ये कदम बढ़ाने चाहिए, जो जितने ज्यादा बढ़ा सकें, जिस सरकार की जितनी गुंजाइश हो वो कदम बढ़ाएं। लेकिन चूंकि यात्रा चुनावी मुहाने पर निकल रही है, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इसके जरिए भी आप लोग माइलेज लेना चाहते हैं, भावनाओं को भी भुनाना चाहते हैं। देखिए, विपक्ष अपना काम कर रहा है और जो हम लोग काम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, क्योंकि पहले इस यात्रा को अक्टूबर में निकलना था और भयंकर आपदा यहाँ पर आई, आपने देखा होगा 60-70 कैजुअलिटीज हुई। और ऐसे समय में जब लोग दुख में हो, संकट में हो, हमने उसको निकालना उचित, उसको हमने पोस्टपोन किया और 15 नवंबर को दूरस्थ गांव सवाड़, जहां चमोली का एक दूरस्थ गांव है सवाड़, जहां सबसे ज्यादा लोग शहीद हुए हैं गढ़वाल में, वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने इसको शुरू किया। और 20 तारीख को राजनाथ सिंह जी ने, मुनाकोट एक ब्लॉक है जहां सबसे ज्यादा लोग शहीद हुए हैं, वहां से हमने शुरू किया है। और हमें पूरी ईमानदारी के साथ और दिल से इस काम को कर रहे हैं, इसीलिए कहीं भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई और सब लोगों ने खुशी खुशी कलश में अपनी घर की पवित्र माटी हमको दी है। और 15 तारीख को 13 तारीख से हम जो है भूमि पूजन यहाँ पर होगा। एक सवाल ये भी है कि आपका विभाग है सैनिक कल्याण विभाग जी, जिनके कर्मचारियों की जिम्मेदारी यह है कि जो आप आदेश दें उसका पालन करें, उसके लिए नियम बनाए काम करें। लेकिन ऐसा क्या है कि उस विभाग के लोग ही आंदोलन पे चले जाते हैं, कर्मचारी? नहीं देखिए, क्यों बात नहीं बन पा रही? नहीं, थोड़ा शायद आपको विषय की पूरी जानकारी नहीं है, मैं बता देता हूँ। वहां पर हमारे कुछ कर्मचारी संविदा पर काम करते थे और पूर्ववर्ती सरकार का फिर उल्लेख करूंगा, उचित नहीं है। एक अधिकारी की लापरवाही से उनको संविदा से हटाकर उपतौल में डाल दिया गया। उसके लिए हमने चर्चा कर ली है, इस कैबिनेट पे हम उसको लेकर आ रहे हैं कि उनका 75% पैसा भारत सरकार देती है, बाकी हम देते हैं। कैबिनेट पर लाएंगे, उसका भी निराकरण हम करेंगे। साथ ही हमारे जो ब्लॉक प्रतिनिधि हैं, जो ब्लॉक स्तर पर इस काम को देखते हैं 95 ब्लॉक में, उनका मानदेय भी हम बढ़ाना जा रहे हैं इस कैबिनेट में लाकर। आप थोड़ा इंतजार कीजिएगा, इस कैबिनेट के बाद उसका भी फैसला हो जाएगा। यानी ये भी निराकरण हो जाएगा? जी ठीक है। एक बयान आपने दिया अरविंद केजरीवाल को लेकर, थोड़ा सा सख्त था, थोड़ा सा कठिन था। कोई कठिन नहीं था कि वो तो देशद्रोही है। हरिद्वार आए तो तभी आते हैं लोग हरिद्वार? हाँ बिल्कुल, अब शायद उनका हरिद्वार तभी आते हैं अक्सर, अब वो अपने पाप धुलने के लिए आ रहे हैं। और जिस मानसिकता के साथ वो यहाँ कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ होने वाला नहीं है। तो राष्ट्रभक्त, मैंने कहा ना, वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। और वही यही कि वो केजरीवाल है जिसने कहा था मुझे सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए, हुई सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं। जिसने सेना की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया हो और एक कर्नल के कंधे पर बंदूक रख के सोचे कि यहाँ कुछ हो जाए, तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। ये पूरे दावे के साथ मैं सकता हूँ। मेरे पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ, सारे सैनिकों में घूम रहा हूँ, सारे सैनिक भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो कर्नल साहब को ये बात समझ नहीं आ रही क्या? आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी। कर्नल साहब फिर बर्मा में जाएंगे, अपना ठेकेदारी करेंगे, जहाँ से एक बार आपको ध्यान होगा कि बर्मा में धंधा करने गए थे, वहाँ का किडनैप हो गया था, शायद आपकी जानकारी में होगा। तो यहाँ के उत्तराखंड के फौजी इनको वहाँ छोड़ के आएंगे। क्या आप ये देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए चेहरा है। कोठियाल जी को उन्होंने कहा कि हम इनको सीएम का दावेदार कर रहे हैं। क्या इसका फर्क पड़ेगा? क्योंकि फौजी तो वो भी हैं। मैं कहता रहा हूं, मैंने कहा ये वीरों की भूमि है, देशभक्तों की भूमि है। और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आप पता कर लीजिएगा जी। मैं एक अभी जब नड्डा जी आए थे तो मैं मेरे पास सैनिकों के कार्यक्रम की जिम्मेदारी थी। मैं इन्हीं के एक पलटन के कैप्टन राणा के घर में बैठा हुआ था और कोठियाल जी का फोन उसको आया। उसने कोठियाल को सीधा जवाब दिया कि साहब ऐसा है कि मुझे आप मत फोन करिएगा, क्योंकि आपने गलत पार्टी चुनी है। ठीक है, आप मेरी सीओ रहे होंगे मेरे ज़माने में, लेकिन आज मुझे फ़ोन मत कीजिएगा। तो इस प्रकार के लोग, देशभक्त लोग यहाँ पर हैं, तो यहाँ की दाल गलने वाली नहीं है। तो मैंने कर्नल साहब ठीक है, पार्टी गलत चुन ली उन्होंने। देखिए कर्नल साहब का व्यक्ति मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उनके पिताजी हमारे अर्सनिक उसके अध्यक्ष हैं, मेरा परिवार आना जाना है, लेकिन उनका निर्णय गलत है। निर्णय गलत है। अच्छा, जो फ्री वाली पॉलिटिक्स है वो काम करेगी थोड़ी बहुत यहाँ? क्योंकि लोग, देखिए उत्तराखंड तो मेहनत के लोग तो बड़े मेहनती हैं जी। यहाँ के लोगों को फ्री खाने का शौक नहीं है, ये अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं। यहाँ का जवान देश की सीमा पर देश की रक्षा करता है। और हमारी माताएं बहनें, अगर आपने देखा होगा उत्तराखंड में, कभी आप पहाड़ में जाकर देखिएगा किस प्रकार से
घास काटने जाती हैं, फिर घास काट कर लाती हैं, फिर दूध निकालती हैं। ये तो देशभक्तों की भूमि है, फ्री की खाने की यहाँ लोगों की आदत नहीं है, तो ऐसा फ्री का कुछ चलने वाला नहीं है। उद्योग विभाग से जुड़े हुए कुछ सवाल ये हैं कि कितना पोटेंशियल उत्तराखंड के आप अंदर देख रहे हैं, उद्योग के सेक्टर में कितना आगे बढ़ता हुआ आपको प्रदेश नजर आ रहा है? देखिए, उद्योग के सेक्टर में हमने लगातार तरक्की की है। हमने मुख्यमंत्री स्वराज योजना के माध्यम से 3100 इकाइयों को हमने रोजगार दिया, जिससे हमें 8000 लोगों को हमने रोजगार दिया। इसी प्रकार प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से 8000 इकाइयों को हमने खड़ा किया, जिससे 64,000 लोगों को हमने रोजगार दिया। अभी मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो योजना हम लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से 20,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य हमने रखा है कि छोटे छोटे उद्योग लगाएं। उसमें 50,000 रुपये हम देंगे छोटे छोटे काम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में, और 20,000 की सब्सिडी हम देने जा रहे हैं। पहले चरण में हम 5,000 लोगों के इस टारगेट को हम लेकर जा रहे हैं। तो लगातार दूसरा जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, सिंगल विंडो सिस्टम, हमने इसको आसान किया है। अक्सर देखने में आता है कि व्यक्ति इंडस्ट्री लगाना आता है और कभी उसको फायर का एनओसी नहीं मिलता, कभी उसको पर्यावरण का एनओसी नहीं मिलता, कभी जल संस्थान का एनओसी नहीं मिलता। हमने ये सुनिश्चित किया है कि कोई व्यक्ति अगर रोजगार लगाने यहाँ पर आएगा तो 20 दिन के अंदर सारे एनओसी उसके पास में होंगे। इस काम को हमने किया है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि यहाँ के रोजगारों में 70% रोजगार यहाँ के स्थानीय लोगों को हो, हमने इसको भी सुनिश्चित किया है। और पहली बार ये हुआ है मेरे मंत्री बनने के बाद, कोरोना में हमारे किसी इंडस्ट्री को बंद नहीं होने दिया। जी, इसके साथ साथ लेकिन एक चीज और है कि आपने कहा सिंगल विंडो सिस्टम है, सब कुछ ऑनलाइन है, पारदर्शी है, फिर भी एक शिकायत शायद उद्योगपतियों की हो, आप तक खुलकर कहते हो कि नहीं कहते हो, लेकिन देखिए इसके लिए हमने कहने के लिए ज्यादा है, करने के लिए कम है। देखिए, क्योंकि मुझे बहुत थोड़ा समय इस काम मिला है जी, और मैंने सीधे सीधे हमने इंडस्ट्री से हमने संवाद किया है, और जो जो सुझाव उनके माध्यम से हमारे पास आए हैं, हमने पंतनगर के अंदर इंडस्ट्री से बात की, हमने देहरादून इंडस्ट्री से बात की, हमने हरिद्वार में एसोसिएशन के लोगों से बात की, और जो जो सुझाव उनके माध्यम से हमारे मिले अपने अधिकारी वगैरह को हमने उनका निवारण करने का प्रयास किया। जी, लेकिन एक ये जो उद्योग विभाग, चूंकि वो विभाग है जो कई रोजगार का सृजन भी करता है, तो इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि गुंजाइश बन रही है या अभी तक रोजगार का सृजन हुआ है? देखिए, इंडस्ट्रियल समिट के बाद 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी तक हमारे यहाँ आ गया है, और लगभग 36,000 लोगों को हमने रोजगार दिया है। क्योंकि कोरोना की वजह से वास्तव में 2 साल उसमें गति थोड़ी कम हुई है, लेकिन आज फिर हम उस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं और नई नई इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर आ रही हैं, और हमने लैंड कर्जन जो उनको हम छूट दे रहे हैं। हमने एक काम और किया, महिला उद्यमों के लिए अलग से 5% की छूट हम महिलाओं को दे रहे हैं, और पुरुष सैनिक होने के नाते मैंने एक काम और किया है कि हम जो पुरुष सैनिक इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो 5% की छूट हम उसको दे रहे हैं, तो उद्योगों को लगा हम बढ़ा देने का काम कर रहे हैं। फैसलों से जो एक जनता पर विश्वास पैदा किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2022 में फिर पुष्पेंद्र सिंह धामी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या 4.5 साल पे 4 महीने भारी हैं? देखिए, हर एक आदमी काम करने का अपना तरीका है। जी, पहले सैनिक कल्याण मंत्रालय को जानता नहीं था, आज सैनिक कल्याण मंत्रालय को आज पूरा देश जान रहा है। अभी मुझे आज तक के एक कोई मुझे जानता भी नहीं, कोई मंजीत नेगी, उसने मुझे फोन किया कि साहब आपकी यात्रा चल रही है, आपने हमारे को क्यों नहीं बताया, हम अपना रिपोर्टर आपके यहाँ भेजते हैं कहीं। तो वो तो हर एक आदमी की काम करने की अपनी अपनी शैली है जी। और हमारे मुख्यमंत्री युवा हैं, कर्मठ हैं, और जिस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं, आज कांग्रेस ये परेशान है कि यार इसके खिलाफ बोले क्या। ये तो कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ता। देवस्थान पर बेचारे बड़े चौंपो कर रहे थे जी। कल जनभावना के अंदर उस निर्णय लिया, अब परेशानी वो क्या बोले। ये निर्णय आपको लग रहा है कि काम आएंगे अभी? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें बेबाकी के साथ रखने के लिए। आपने कहा राष्ट्रभक्तों का प्रदेश है और अपनी उनकी चॉइस भी इसी हिसाब से होगी, उनका चुनाव भी उसी हिसाब से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मंच पर आप अपने विचार व्यक्त करने के लिए आए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।